एलोपैथ ने कभी स्वीकार नहीं किया आयुर्वेद को, यह दुर्भाग्य है। यह नुकसान आयुर्वेद को झेलना पड़ा है क्योंकि सरकारें भी जो आईं उसको उचित और अपेक्षित महत्व प्रदान नहीं किया, उस चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा नहीं दिया। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं बाबा रामदेव को, जिन्होंने एक ऐसा चमत्कारिक वातावरण देश में बनाया जिससे आज सिर्फ बात कोरोना की नहीं, कोरोना जैसी अनेक सहस्त्रों बीमारियां जो हमारे भीतर पैदा हो रही हैं या होने वाली होती हैं, उसको उसी स्टेज पर ख़त्म करने की क्षमता रखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार मीडिया और रेडियो स्नेही सिवान की संयुक्त प्रस्तुति नवीन की बात। आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच उपजे ताज़ा विवाद के संबंध में। मित्रों के जैसा जानते हैं आप कि अभी देश के सभी मीडिया हाउसों, सारे अखबार, सारे चैनलों पर योग गुरु बाबा रामदेव और IMA के विवाद की चर्चा जोरों पर है। बाबा रामदेव ने कुछ एलोपैथी के डॉक्टरों के संबंध में कुछ कह दिया, उसके बाद एलोपैथी के लोग, डॉक्टर, उनका एसोसिएशन, वो लोग बाबा रामदेव के खिलाफ में उतर आए। देश कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है। इस कालखंड में देश की दो चिकित्सा पद्धतियों के बीच विवाद यह किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। हालांकि यह विवाद आज का नहीं है, यह विवाद दो सभ्यताओं की है, दो संस्कृतियों की है, दो विचारधाराओं की है। लंबे समय से ये विवाद चलते आ रहा है। कोई आयुर्वेद का पक्ष लेता है तो कोई एलोपैथ का पक्ष लेता है। और लेकिन अभी के जो कालखंड में ये विवाद उत्पन्न हुए हैं, यह विवाद एलोपैथी और आयुर्वेद का नहीं है। ये विवाद आयुर्वेद और IMA का है। बाबा रामदेव आयुर्वेद के प्रतीक हैं, तो IMA एक संगठन है जो एलोपैथी के चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करता है। तरह तरह की बातें हो रही हैं इस विवाद को लेकर के। तो आज नवीन की बात के इस एपिसोड में हम इस विषय पर हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी क्या सोचते हैं, इन्हीं विषयों की हम चर्चा करेंगे। हम अलग अलग बुद्धिजीवियों से बात करेंगे, उनके मंतव्य को आपके बीच लेके आएंगे कि हमारे सिवान, हमारे शहर के बुद्धिजीवी इस विषय पर क्या सोचते हैं। नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं कि हम योग गुरु रामदेव बाबा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच जो हाल में विवाद हुए हैं, इसी विषय पर परिचर्चा कर रहे हैं। तो इस परिचर्चा के क्रम में आज सुनेंगे हम शहर के जाने माने पत्रकार, शिक्षाविद डॉक्टर अशोक प्रियंवत जी के विचार। धन्यवाद नवीन जी एवं रेडियो स्नेही के श्रोताओं। एक राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दा उभरा है वह बहुत प्रासंगिक है। दो चिकित्सा पद्धतियों के लंबे अरसे से चले आए टकराव का एक मुखर अभिव्यक्ति है आज के दिन, मैं ऐसा मानता हूँ जी। चूँकि भारतीय चिकित्सा पद्धति जो 5000 बरस पुरानी है, उससे भी पुरानी कह सकते हैं,
जब से ये सनातन संस्कृति है, जब से यहाँ ऋषि मुनियों संतों की परंपरा का आरंभ हुआ है, तब से हर पीढ़ी अपने ज्ञान, अपने अनुभव को समेटती गई है आयुर्वेद के पन्नों में। हर पीढ़ी अपने समस्त ज्ञान का निचोड़ डालती गई है और हर पीढ़ी दर पीढ़ी ये सतत रूप से विकसित होती रही है। कोई भी ज्ञान कहीं भी विकसित होता है तो एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता है, अगली पीढ़ियां उसे आगे बढ़ाती हैं। जैसा एलोपैथ में भी हुआ, 16वीं सदी में शुरू हुआ एलोपैथ, तो आज तक उसमें बहुत सारे अध्याय जुटे, बहुत नई नई चीज़ें आई अनुसंधान के क्रम में। तो ये ज्ञान की शाश्वत परंपरा है। प्रश्न ये उठता है कि अगर आप कह सकते हैं कि चिकित्सा और चिकित्सक की अपनी लिमिटेशंस हैं, अपने दायरे हैं, किसी भी ज्ञान को हम अंतिम ज्ञान नहीं मान सकते हैं, चाहे वो एलोपैथी हो या आयुर्वेद हो। यह अहंकार अगर पालकर कोई बैठता है कि हम अंतिम हैं और हमारे पास दुनिया के तमाम समस्याओं का इलाज है, तो यह उसका अभिमान है जो गलत है। आज की जो चिकित्सा पद्धति है उसकी भी उतनी ही ज़रूरत है जीवन में। दोनों ज्ञान को मिलाकर, समस्त मानवता के समस्त ज्ञान को मिलाकर व्यक्ति के जीवन के सुरक्षा और संरक्षण के लिए जो एक सर्वश्रेष्ठ बनेगा वह सर्वमान्य होगा। सिर्फ एलोपैथ और सिर्फ आयुर्वेद या होम्योपैथ सब कुछ को मिलाकर एक ऐसे विधान का विकास हो जिसमें सबका उचित समन्वय हो, वही विधान मानव जीवन के लिए सबसे कल्याणकारी होगा। मेरी दृष्टि में हमारी जो परंपरा है वह सिर्फ चिकित्सा पर नहीं है, बल्कि वो धर्म भी है, अध्यात्म भी है, और उससे जुड़ी हुई तमाम जीवन शैली, आचरण, व्यवहार, रहन सहन, सब पर वो निर्भर करती है। ऋषि मुनियों ने चिकित्सा को या काय चिकित्सा को जो उन्होंने व्यापक अर्थ दिया, उसमें ये सारी चीज़ें समाहित हैं, जबकि एलोपैथ इसके विपरीत जाता है। चुनौती हम किसी के लिए किसी को नहीं मानते हैं, दोनों को मिलाएंगे तभी एक ऐसा विज़न विकसित होगा जिसमें हमारे पूरी की पूरी संपूर्ण चिकित्सा पद्धति हम उसको कह पाएंगे। इसलिए ये विरोधाभास नहीं है, ये टकराव है, और ये टकराव होना भी चाहिए, लेकिन इसका एक सार्थक रिजल्ट आएगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। अभी जो कोरोना काल में मुझे ऐसा लगता है, और मुझे लगता है कि आप भी महसूस कर रहे होंगे, कि आयुर्वेद ने अपनी प्रासंगिकता को स्थापित किया है। जैसे कि भले ही एलोपैथी के चिकित्सक के द्वारा हमारा इलाज हुआ अगर हम कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपने सुरक्षा के लिए गिलोय का भी उपयोग किया, तुलसी के काढ़ा का उपयोग किया, और ये सब जो चीज़ें स्थापित हो रही हैं, इसको लेकर के कहीं ना कहीं सामने वाला जो पैथी है जो आज तक राज किया है, उसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डर का वातावरण उनके अंदर है, और ये ताज़ा विवाद जो है वो उसी की परिणति के रूप में मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? देखिए, स्वास्थ्य के जो समस्या है, 80% बीमारियां ऐसी होती हैं जो प्रोटेक्टिव और प्रोमोटिव हेल्थ केयर में रखी जाती हैं। 20% लोग या 20% बीमारियां ही ऐसी हैं जिसको क्यूरेटिव सर्विसेज की ज़रूरत होती है जी। तो आयुर्वेद ने इस 80% लोगों को क्यूरेटिव स्टेज में जाने से रोक दिया।
उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा करके। यह हर बीमारी के साथ उसी अनुपात में लागू है कि जब हमारा प्रोमोटिव हेल्थ सिस्टम ठीक होगा, प्रोटेक्टिव हेल्थ सिस्टम ठीक होगा, तो हमको उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एलोपैथ के जो सीमाएं हैं वो उन 20% बीमारियों के लिए हैं जो क्यूरेटिव अर्थ में आती हैं और क्यूरेटिव स्टेज में आती हैं। वहाँ आयुर्वेद हमें पहुँचने ही नहीं देगा, उसके पहले ही उन सारी चीज़ों से निपट लेगा। ये क्षमता आयुर्वेद में है और देश ने उसका इस्तेमाल किया भरपूर। देश का एक बड़ा सुरक्षा कवच प्रदान किया है आयुर्वेद ने, इसलिए इतने सारे लोग बगैर उस सिस्टम से बाहर ठीक हो गए हैं। अगर हम 10 लोगों को मानते हैं कि वहाँ गए हुए जाने की ज़रूरत पड़ी है, तो 900 लोग बिना गए खुद को ठीक कर लिए हैं। ये चमत्कार किसका है? आयुर्वेद का है। ये सारा संकट उन 10% लोगों के लिए है जो अलग अलग अन्य तरह की बीमारियों से ग्रस्त है। तो ये अवेयरनेस, ये जागरूकता आयुर्वेद के चलते आई है। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं बाबा रामदेव को, जिन्होंने योग और आयुर्वेद को समन्वित करके एक ऐसा चमत्कारिक वातावरण देश में बनाया जिससे आज सिर्फ बात कोरोना की नहीं, कोरोना जैसी अनेक सहस्त्रों बीमारियां जो हमारे भीतर पैदा हो रही हैं या होने वाली होती हैं, उसको उसी स्टेज पर ख़त्म करने की क्षमता रखता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो सनई से बात करने के लिए। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अशोक प्रियंवत जी को। बाबा रामदेव और आईएमए के बीच जो विवाद चल रहा है उस विवाद पर डॉक्टर अशोक प्रियंवत जी अपने विचार रख रहे थे। रेडियो सनई एवं परमार मीडिया के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आजकल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं बाबा रामदेव के बीच में एलोपैथ आयुर्वेद के नाम पर विवाद चल रहा है। मेरा मानना है कि यह विवाद एलोपैथ और आयुर्वेद के बीच में नहीं है। यह विवाद विशुद्ध रूप से आईएमए और आयुर्वेद के बीच में है। इसमें एलोपैथ इस विवाद में कहीं नहीं है। बाबा जी ने एलोपैथ की कमियां, कुछ खामियों को गिनाया है और बताया है कि एलोपैथ कहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और आयुर्वेद का क्या महत्व है। ये हम देखते आ रहे हैं कि शुरू से ही एलोपैथ के लोग या आईएमए के लोग आयुर्वेद को नीचा दिखाते आए हैं। उसे झाड़ फूक या पत्ता जड़ी बूटी का इलाज बताते आए हैं, जबकि हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम लोग का संपूर्ण आहार आयुर्वेद है और इस आहार से ही हम स्वस्थ रहते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाइएगा तो सर्वप्रथम यही बताएंगे कि आप अपनी दिनचर्या ठीक कीजिए, आप इस चीज़ को खाइए, इस चीज़ को नहीं खाइए, आप टहलिए। मतलब वो नेचुरोपैथी की तरफ सब कुछ बताते हैं। शुगर का मरीज़ को बोलेंगे कि टहलिए, आप ये नहीं खाइए, आप इस चीज़ को बचाइए, उसके बाद वो दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह से ब्लड प्रेशर वाला को भी कहते हैं कि आप अपने तनाव को दूर करने के लिए अपने दिनचर्या को ठीक कीजिए, तनाव को दूर करने के लिए योगासन, मेडिटेशन जो भी करना है वो कीजिए, म्यूजिक सुनिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं से वो भी इस पर निर्भर हैं, लेकिन वो हमेशा से ही एलोपैथ को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में आयुर्वेद को नीचा दिखाते थे। इस बार ये उल्टा हो गया है। बाबा ने मतलब आयुर्वेद ने आईएमए को आईना दिखा दिया है। अब मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये कैसे लड़ाई आयुर्वेद और एलोपैथ की नहीं है, आयुर्वेद और आईएमए की है। क्योंकि आईएमए जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो इंडियन डेंटल एसोसिएशन को भी अपने साथ नहीं रखता है। मतलब कि डेंटल में प्रैक्टिस करने वाले जो डॉक्टर हैं, जो एलोपैथ की प्रैक्टिस करते हैं, उनको भी बाहर रखा गया है। मतलब कि वो एलोपैथ में प्रैक्टिस करने वाले सबको साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं। और जहाँ तक एलोपैथ के सारे प्रैक्टिशनर भी आईएमए से नहीं जुड़े हैं।
इसलिए ये एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद की लड़ाई नहीं है, इसलिए इसको इससे अलग रखना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि भारत ने या पूरे विश्व ने आयुर्वेद पे ही आज तक का सफ़र तय किया है। मैं ये भी मानता हूँ कि इमरजेंसी के मामले में, सर्जरी के मामले में काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन ये विकास के पीछे एक और वजह है कि मुग़ल काल में, फिर अंग्रेज़ों के शासनकाल में, फिर कांग्रेस के शासनकाल में आयुर्वेद पे काम नहीं हुआ है। इस बार मोदी जी ने आया है तो आयुष मंत्रालय बनाया है, अब हमारा नेचुरोपैथी आयुर्वेद आगे बढ़ रहा है। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जिस तरह से इस बार अब ध्यान दिया जा रहा है, मेरा आयुर्वेद आगे जाएगा। और आयुर्वेद ही ऐसी पद्धति है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एलोपैथ का हमेशा से साइड इफ़ेक्ट रहा है। एलोपैथ हमारा अंतिम विकल्प है, आयुर्वेद हमारा प्रथम विकल्प है, नेचुरोपैथी हमारा प्रथम विकल्प है। आज जो विवाद एक मीडिया में बहुत ही चल रहा है, हर चैनल से उसको दिखा रहे हैं और हमको लग रहा है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग व्यर्थ में समय गंवा रहे हैं। आईएमए और बाबा रामदेव का विवाद ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी पैथियाँ इस देश में हैं वो सबका अपना अपना एक वजूद है, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह ज़रूर है कि आयुर्वेद सबकी जननी है। सारे लोग यूनानी हों, जो भी पैथी है, सबकी जननी आयुर्वेद है। और आयुर्वेद का जो योगदान, आयुर्वेद का जो योगदान रहा है इस क्षेत्र में, वो अविस्मरणीय है और उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। सिंपली आप किसी से पूछ लें, अगर जो भी एलोपैथी के डॉक्टर हैं, कि स्किन डिजीज का क्या उपचार है, कोई उपचार एलोपैथी में नहीं है। ऐसा नहीं, एलोपैथी में और सारे रोगों का उपचार है। तो इसलिए इस पर कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि आईएमए का भी अपना कर्तव्य बनता है। इन विगत दिनों में हम लोगों ने देखा है कोरोना के क्षेत्र में कि दूर सुदूर देहात में जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, उन लोगों ने जो सेवाएं दी हैं अत्यंत ही सराहनीय है। इन लोगों ने भी दिया है, लेकिन उस लेवल पर जिस पर इनको सेवा देनी चाहिए थी वो सेवा नहीं दी गई है। आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप आम नागरिकों को, आम आदमी को इस महामारी के समय में मदद करें। आप जब आईएमए को इतना ही बेचैनी थी तो क्यों नहीं जेनरिक दवाई लिखने के लिए इन लोगों ने प्रेरित किया? आप प्रपोजल देते, शायद डॉक्टर्स को बताते, मामूली सी दवा है, कैंसर की दवा है, 780 में अगर जेनरिक है तो 4000 में उसका आपको जो अच्छी कंपनियों का है उसका है। जेनरिक पर माननीय प्रधानमंत्री का बहुत ही उस पर जोर था और जोर चल भी रहा है। आज सबसे ज़्यादा जेनरिक दवाई विश्व में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये दवाइयाँ हम लोग के यहाँ मार्केटिंग उसकी बहुत कम हो रही है। इसमें आईएमए को आगे आकर सार्थक कदम उठाना चाहिए था, न कि इस कंट्रोवर्सी में पड़ने का। बाबा रामदेव का जो योगदान रहा है आयुर्वेद के क्षेत्र में, आज उन्होंने घर घर जन जन तक पहुंचा दिया है। और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, मल्टीनेशनल्स लगे हुए हैं इसमें, जिनका मेरुदंड बाबा ने तोड़ दिया है। पंचायत लेवल तक पतंजलि का स्टोर खोल के आयुर्वेदिक दवा हो या शुद्ध भोजन की कोई भी, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ है वो आपके द्वार पर बाबा ने पहुंचा दिया है। इस योगदान को याद रखना चाहिए, इसको कहने की ज़रूरत है, कंट्रोवर्सी पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा रामदेव आईएमए विवाद के इस परिचर्चा के क्रम में अभी हम बात करते हैं सिवान के जाने माने समाजसेवी, वरिष्ठ पत्रकार, शिक्षाविद और मजरूल हक डिग्री कॉलेज तरवारा के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अवधेश शर्मा जी से कि इस विवाद अभी जो हाल फिलहाल में पूरे मीडिया में बाबा रामदेव और आईएमए का विवाद जो छाया हुआ है, इस विवाद पर क्या सोचते हैं डॉक्टर प्रोफेसर अवधेश शर्मा जी। नमस्कार नवीन जी और रेडियो से नहीं के श्रोतागण। ये विषय तो जो आपने कहा आज के समय के लिए जो चल रहा है देश हित में अच्छा नहीं है।
ये कोई भी चिकित्सा पद्धति हो, चाहे आयुर्वेद हो या एलोपैथ हो, ये दोनों को समन्वय बना करके देश हित में और मानव हित में काम करना चाहिए। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, दोनों का दो पद्धति हैं, लेकिन इस पर टकराहट नहीं होना चाहिए। हमारे ख्याल से आयुर्वेद जो है हमारे देश का, भारतीय संस्कृति का धरोहर है। उस धरोहर को संभालना भी हमारा काम है, हम भारतीयों का काम है। और एलोपैथ जो है आधुनिक चिकित्सा पद्धति है। उस समय आयुर्वेद आया जिस समय एलोपैथ नहीं था। जब भी मानव पर कोई संकट आया, महामारी आया, तो उस दौर में आयुर्वेद ही संभाला। मुझे जहाँ तक विश्वास है कि आयुर्वेद को अगर कोई भी मानव अपने जीवन शैली में उसको अपनाए, अपने जीवन शैली में उसको लेकर चले, तो हमें उम्मीद नहीं है कि कभी हॉस्पिटल और एलोपैथ का भी मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इतने लापरवाह हैं कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो जड़ी बूटी या घरेलू जो नुस्खा है उसको जो हम सेवन अगर करते हैं तो शायद हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, लेकिन हमारी लापरवाही है कि उस पर हम लोग अमल नहीं करते हैं। ये बात सही है कि विशेष परिस्थिति में हमें एलोपैथ का ही सहारा लेना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे जो वैज्ञानिक हैं या बीच का जो दौर आया जिसमें आयुर्वेद पर काम ही नहीं हुआ, उसको लोग दरकिनार करते गए। अगर उस पर एलोपैथ की तरह अगर उस पर भी काम हुआ रहता तो हमें पूरा विश्वास है कि आज आयुर्वेद भी एलोपैथ से पीछे नहीं होता। लेकिन बीच के दौर में, मध्यकाल में इस पर कोई काम हुआ ही नहीं। ये सौभाग्य की बात है कि आज जो है रामदेव बाबा जैसे एक विचारक हम लोगों के बीच में उपस्थिति दर्ज कराए हैं, जिनके विचार से, जिनके वैज्ञानिक आयुर्वेद में शोध से आज जो दवाइयाँ आयुर्वेद में जो सामने आई है और लोगों में जो जागरूकता जो इसके चलते आई है, आज हम लोग आयुर्वेद के बहुत सारे दवाई के संबंध में हम लोगों को जानकारी मिली है। अभी जैसे कोरोना काल का जो समय चल रहा था, कोरोना काल में पहले इस पर भारत सरकार भी अच्छा ये किया, आयुष मंत्रालय ने, कि इसमें कोरोना न हो। कोरोना होने के बाद तो हम नहीं कह सकते हैं कि कितना तक ये आयुर्वेद कारगर हुआ, लेकिन कोरोना नहीं हो, वह परिस्थिति ऐसा पैदा नहीं हो, उसके लिए जो आयुर्वेद ने जो मार्गदर्शन दिया, जो इसमें जो घरेलू नुस्खा जो एकदम बिल्कुल सस्ता, जो समझिए कि उसमें कोई खर्च नहीं है, उसके द्वारा हम लोग काफ़ी बचे हैं। हमको लगता है कि 80% जो लोग जो बचे हैं हॉस्पिटल जाने से या एडमिट होने से या ऑक्सीजन लेवल जो घटा है, वो जो है घरेलू नुस्खा और आयुर्वेद ही इसके लिए सार्थक साबित हुआ है। अगर जैसे कि भाप लेना क्या है, काढ़ा पीना वो क्या है, ये क्या कोई एलोपैथ है? ये तो आयुर्वेद है। और जिसको भी सांस का प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा, मुझे भी थोड़ा सा एक रोज़ लगा कि भाप लेना चाहिए, हमने लिया, उसे काफ़ी लगा कि रिलीफ है। जब भी थोड़ा सर्दी जुकाम टाइप का कुछ होता है, थोड़ा काढ़ा पी लीजिए, आपको बहुत सारा रिलीफ मिलता है। लेकिन इतना ये सस्ता और इतना ये बेहतर है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं। आप एलोपैथ में जाएं, साइड इफ़ेक्ट है, अगर उसका जो है लाभ है तो उसके द्वारा नुकसान भी है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं देखा जाता है। तो ये जो है, ये हम नहीं कहेंगे कि आयुर्वेद बड़ा है या एलोपैथ बड़ा है। ये मानव जाति के लिए, मानव हित में ये दोनों को समन्वय बना करके काम करना चाहिए। टकराहट का ये समय नहीं है। अगर कोई कहता है कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं, तो समझिए कि उसका अहंकार बोल रहा है। इसमें बड़ा कोई नहीं है। कहीं विशेष परिस्थिति में परमानेंट अगर इलाज की जहाँ बात आती है,
वहाँ सलाह दी जाती है कि आप आयुर्वेद में जाइए। जड़ से किसी बीमारी को ख़त्म करना है तो जाइए आयुर्वेद में जाइए। ये जो बढ़ावा जो मिला है आपको एलोपैथ का, वो हमारे अंदर जो हमारे बीच में मानव जाति में जागरूकता के कमी के कारण से हम लोगों को इसे अवगत कराया ही नहीं गया। इसे समझिए कि जो अमूल्य चीज़ है, जो हमारे देश का धरोहर है, उसको किताब में बंद करके वहीं तक सीमित रख दिया गया था। वो किताब तक ही रह गया था, हम लोगों के बीच में आया नहीं ये अमूल्य चीज़। अभी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बाबा रामदेव को। मैं कोटि कोटि उन्हें बधाई देता हूँ कि उनके कारण से हम सब, एक छोटा बच्चा से लेकर के और बूढ़े से जवान तक सभी लोग आयुर्वेद के बारे में जान गए। आज हम लोग क्या है, हम गिलोय का सेवन करते हैं लेकिन बाज़ार से खरीद करके नहीं करते हैं। उन्हीं के द्वारा ये प्रचार प्रसार जागरूकता का परिणाम है कि हम जाते हैं किसी पेड़ पर से गिलोय के ताना को तोड़ करके लाते हैं, उसका हम सेवन कर रहे हैं। उन्हीं का दिन है। आज हल्दी, दूध में हल्दी डाल करके पी रहे हैं, ये कहाँ कोई एलोपैथ वाले बताते हैं। तो ये सब चीज़ है, ये हमारे देखने से टकराहट नहीं होना चाहिए इस पर। और न इसमें कोई बड़ा है न छोटा है, आवश्यकता के हिसाब से सब लोगों का महत्व है और इस पर मिलजुल करके ही काम करना चाहिए। मैं इतना ही कहकर धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर अवधेश शर्मा जी के विचार। धन्यवाद।